स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। देश में कोविड के दैनिक मामलों में 55% से ज्यादा की वृद्धि। पिछले 24 घंटे के दौरान 58,000 से अधिक नए केस। सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। देश ने कोविड टीकाकरण में हासिल की एक और उपलब्धि। 15 से 18 उम्र के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड की पहली डोज। अब तक 148 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में गंभीर सुरक्षा चूक। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट। चूक के लिए जवाबदेही तय करने और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा जिले में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकवादियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों पर्यटक घाटी में फंसे। हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात जारी। बारिश के बाद शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। देश में कोरोना के नए मामलों में बुधवार को एक बड़ा उछाल देखने को मिला। दैनिक मामलों में 55% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। एक दिन में देश भर में कोविड-19 के 58,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 37,000 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। मंगलवार को 15,389 लोग कोरोना से ठीक हुए। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 98.01% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.18% हो गई है। देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में अगर आप देखें तो पाते हैं कि जहां केस पॉजिटिविटी 0.79% हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी, वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है। और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे, उसकी संख्या बढ़कर 58,097, यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। यह एक डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है। और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में कोविड-19 की तीसरी लहर आ गई है। 10% की संक्रमण दर के साथ रोजाना 10,000 के करीब नए मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक कोविड वॉर रूम सक्रिय किया है, जो बिस्तर की उपलब्धता, मरीजों, ऑक्सीजन आदि के बारे में जिला और अस्पतालवार ब्यौरा तैयार करेगा। दिल्ली में कोविड-19 के 5,481 नए मामले सामने आए हैं, जो 16 मई के बाद सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन अब तक 24 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2,135 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा हैं। राज्य में अब तक 653 मामले सामने आए हैं। इनमें से 259 लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है। यहां पर 464 ओमिक्रॉन के मरीज हैं और इसमें से 57 ठीक हो चुके हैं।
केरल में 185 केस हैं, साथ ही तीसरे नंबर पर है, जबकि राजस्थान में 174 मामलों की पुष्टि हुई है। गुजरात में 154 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए। हालांकि अब तक 828 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली RT-PCR किट बन गई है। Now the good news is that the Omicron detecting RT-PCR kit has been developed in partnership with Tata MD and ICMR and has been approved by the Drug Controller General of India. This new kit will test for Omicron in 4 hours and will augment the genome sequencing efforts of the country. ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच बच्चों को तेजी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए सोमवार से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 3 जनवरी को 44,20,000 से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 4 जनवरी को 40,84,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की खुराक दी गई। वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 15 से 18 साल का है, जिसको 3 जनवरी से शुरू किया गया है, उसमें आप सबको अवगत है कि हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ को क्रॉस किया है। हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एस्टीमेट से है, करीब 7.4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 से 18 की एज ग्रुप में हैं। उनको कवर किए जाने का कार्य विस्तृत रूप से चल रहा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवाओं में टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह है। उन्होंने पात्र युवा मित्रों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 148 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। हमारा एफर्ट्स है कि हम अपने वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाएं। अब तक देश में टोटल 148.18 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज के द्वारा 90.8% हम लोग 18+ पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं और सेकेंड डोज के द्वारा 65.9% हम लोगों को कवर कर चुके हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक की विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की दवा कंपनी भारत बायोटेक को नासिका के जरिए दिए जाने वाले टीके के तीसरे परीक्षण की अनुमति दे दी है। कंपनी ने बूस्टर डोज के रूप में इस टीके को इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। औषध महानियंत्रक ने भारत बायोटेक से इस बारे में नए प्रोटोकॉल पेश करने को कहा है। कंपनी की नासिका के जरिए दिए जाने वाले इस टीके का इस्तेमाल बूस्टर डोज के रूप में करने की योजना है। ये उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविड की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही होम आइसोलेशन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड रोगी को घर के दूसरे सदस्यों से अलग रहने, विशेष रूप से बुजुर्गों और दूसरे रोगों से पीड़ित लोगों से दूर रहने को कहा गया है। रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की बराबर निगरानी रखने की सलाह दी गई है। रोगी और उसकी देखभाल करने वालों में गंभीर लक्षण या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। संक्रमण के लक्षणों में 3 दिन से अधिक समय तक 100 डिग्री से अधिक बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन स्तर में गिरावट, छाती में दर्द और गंभीर थकान शामिल है। रोगी की देखभाल करने वालों को ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनना चाहिए और रोगी के संपर्क में आने के बाद हाथ धोते रहना चाहिए। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मरीजों को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और पृथकवास के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि जिला और उप जिला नियंत्रण कक्षों को चालू किया जाएगा और उनके टेलीफोन नंबरों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि घर घर पृथकवास में रह रहे लोग जरूरत पड़ने पर नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सके। ये नियंत्रण कक्ष घर पर पृथकवास में रह रहे रोगियों की स्थिति की निगरानी के लिए फोन कॉल करेंगे। जिला प्रशासन पृथकवास के रोगियों की दैनिक आधार पर निगरानी भी करेगा।
इसके लिए सिम्टम्स के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट लेना हो वह लिया जाए। वार्म वाटर गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन का प्रयोग किया जाए। और अगर पैरासीटामोल 4 बार दिन में लेने के बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ट्रीटिंग मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करें। ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, कैंसर थेरेपी यानी कि क्रिटिकल इलनेस जिनको हो, उनको हमने कहा है कि मुख्यतः वह लोग रिकमेंडेड नहीं है होम आइसोलेशन के लिए, और उनको तभी अलाउ किया जाए जबकि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ने उसको एनालाइज करके एग्री किया हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 10वीं कक्षा तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू और 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होंगे। जिन जिलों में कोविड मरीजों की संख्या 1000 हो जाएगी वहां प्रतिबंध सख्त कर दिए जाएंगे। शादी या अन्य समारोह में केवल 100 लोग ही शामिल होंगे। नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। इधर बिहार में कोविड के मामलों में इजाफे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही मॉल, सिनेमा हॉल, स्टेडियम और धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 21 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू कल से शुरू होगा और 21 जनवरी तक लागू रहेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी दैनिक कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी जारी की है कि ओमिक्रॉन के फैलाव से कोविड के नए और खतरनाक वेरिएंट के उभरने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। ब्रिटेन में कल पहली बार एक ही दिन में कोविड संक्रमण के 2 लाख से अधिक रोगी दर्ज किए गए। ऑस्ट्रेलिया में 50,000 और फ्रांस में 2,70,000 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन से होने वाली मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने की दर दुनिया भर में अभी कम है। और इसी बीच चीन ने उत्तरी शहर शियान में कोरोना वायरस के स्थानीय मामलों में बड़ी गिरावट की खबर है। शहर में बीते 2 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। बीजिंग में 4 फरवरी से शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इसके मद्देनजर चीन ने बीमारी के किसी नए प्रकोप को रोकने के लिए उपाय दोगुने कर दिए हैं। लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही बीजिंग से बाहर जाने के लिए कहा गया है। वहीं होटल ने भी नई बुकिंग करना बंद कर दिया है। फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर में फंसा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बठिंडा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। बारिश और विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक का समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस की तरफ से आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए। हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना को तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। आकस्मिक योजना को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग में किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती करनी चाहिए थी, जिनकी स्पष्ट रूप से तैनाती नहीं की गई। इस सुरक्षा चूक के बाद बठिंडा हवाई अड्डे पर वापस लौटने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय ने इस गंभीर सुरक्षा चूक का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है
और जवाबदेही तय की जाएगी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने के बाद बीजेपी पंजाब सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कई सवाल पूछे हैं। एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर खेद जताया है। प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी, कुछ उद्घाटन ते नाल उन्होंने एक पोलीटिकल रैली भी करनी सी। सो रास्ते दे विच बाधा आउण करके वो वापस मुड़ना पिया, उस गल दा सानू खेद है। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिल के चलदियां हमेशा। ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार कर दें। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। Statute enacted to provide for measures to prevent sexual harassment of women and thereby provide a safe and dignified workplace for women. Vishakha judgment passed by the Honorable Supreme Court in 1997 that a safe working environment for women was ensured. For the first time, a law which brought into force human rights and dignity and security for a woman not only at home and in family but in workplace. It provided a complete ecosystem where, apart from redressal, the rehabilitation of women also became an issue and became a priority. सटीक लक्ष्य, अटूट हौसले, निस्वार्थ कर्म, जनहित सर्वोपरि, नायक नए भारत के, कहानियां बदलाव की। ये भी नायक सिर्फ संसद टीवी पर। वेलकम बैक और अब नजर राज्यों की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने प्रदेश में 7 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी पुलों की सेहत और उम्र का पता लगाने के लिए नीति बनाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया था। इसमें देश के सभी पुलों की जानकारी एकत्रित की गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस मौके पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। ओडिशा में कोविड के मामले 4 दिन में 2 गुना से ज्यादा होने के बाद आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालात की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों को तैयार रहने और वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही पाबंदियां लगाने पर चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा और जनता दरबार स्थगित कर दिया है। 2 उप मुख्यमंत्रियों के कोविड पॉजिटिव होने के बाद कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने को मंजूरी दी गई। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज टास्क फोर्स के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश में 7 दिनों के क्वारंटाइन का फैसला किया गया। साथ ही RT-PCR टेस्ट के साथ कोविड के एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद वीके सिंह ने गाजियाबाद में 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर ई-बस सेवा शुरू की। अप्रैल तक शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। बैरकपुर में 17 कंटेनमेंट जोन बनाकर इन इलाकों को सील कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण बढ़ने के बाद भी आज से बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलनी शुरू हो गई है। हालांकि अब भी कुछ प्रतिबंध है। किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं है। गोवा से मुंबई तट पर पहुंचे काडेलिया पोत पर सवार कोरोना वायरस से संक्रमित 60 में से 41 यात्रियों को आइसोलेशन केंद्रों में भेजा गया है। कोविड संक्रमित 19 यात्री अब भी पोत पर हैं। बीएमसी ने मंगलवार रात पोत पर सवार 1827 लोगों की जांच की थी और उनकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए ब्रिटिश युग के रनवे पर नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया है। इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सौंप दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोगरिया रेलवे स्टेशन से मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेमू ट्रेनों का संचालन प्रारंभ होने से कोटा संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों तक के यात्री लाभान्वित होंगे। इन मेमू ट्रेनों का संचालन कोटा बीना कोटा झालवाड़ रोड के साथ साथ कोटा नागदा रूट पर किया जाएगा। कोटा के सैटेलाइट स्टेशन के रूप में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज लुक से सोगरिया स्टेशन का विकास किया गया है। स्टेशन पर यात्रियों को आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन ट्रेनों के संचालन से किसानों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को आज सोगरिया रेलवे स्टेशन जो ऐतिहासिक इमारत बनी है, जिसमें पुरातत्व संस्कृति भी है, आधुनिकता भी है, उसका एक आपस में मिश्रण इसका ऐतिहासिक रूप दिया गया है। इस सारे इलाके की मांग थी कि एक हाई स्पीड मेमो ट्रेन हो जो रेलवे सिटी बस की तरह एक ट्रेन हो। वायुसेना ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के संबंध में
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष आज विस्तृत जानकारी पेश की। तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट ने क्रैश की वजह सामने रखने के साथ ही भविष्य में वीआईपी के साथ उड़ने वाले चॉपर को लेकर कई सुझाव दिए। जांच टीम ने सेना के वरिष्ठ अफसरों को ले जाने वाले चॉपर को लेकर एसओपी में बदलाव की सिफारिश की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जांच दल ने 31 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह और सेना और नौसेना के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों ने तैयार की है। समिति ने हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का भी विश्लेषण किया है। जम्मू कश्मीर में आज पुलवामा जिले के चांदगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी गुट से संबंधित है। इनमें 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकवादी है। मुठभेड़ स्थल से 2 M4 कार्बाइन और 1 AK सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। और दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे के बीच आज कुछ जगहों पर बारिश हुई। बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 8 जनवरी को भी ऐसी ही बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश और विदर्भ में 8 और 9 जनवरी को ओले गिरने की आशंका है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 24 घंटों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के कारण कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच लगातार दूसरे दिन विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। आज 4 उड़ानें रद्द की गईं। उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों पर्यटक घाटी में फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य स्थानों पर बारिश का दौर जारी है, जिससे 2 नेशनल हाईवे, 1 स्टेट हाईवे समेत 314 सड़कों पर आवाजाही ठप है। प्रदेश में 24 पेयजल योजनाएं बंद हैं। मौसम विभाग ने यहां आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहां 7 जनवरी को भारी बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब खेल की खबर। जोहानिसबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारत ने दूसरी पारी में 266 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया की तरफ से अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक लगाया। रहाणे ने सबसे ज्यादा 58 और पुजारा ने 53 रनों की पारी खेली। हनुमा विहारी ने नाबाद 40 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए कागिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए। यानसन और लुंगी एंडगिडी को भी 3-3 विकेट मिले। गौरतलब है कि जोहानिसबर्ग में रिकॉर्ड के मुताबिक साउथ अफ्रीका ने 2001-2 के बाद से अब तक इस मैदान पर 240 या उससे ज्यादा का लक्ष्य हासिल नहीं किया। पिछले दौरे पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को इसी मैदान पर 240 रनों का लक्ष्य दिया था और उसने 63 रनों से जीत हासिल की थी। और इन तमाम खबरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पुदुचेरी में चल रहे 27वें वर्ल्ड योगा फेस्टिवल की इन तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।